Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा इस चैप्टर का 5वां लेक्चर है जो हम डिस्कस करने लगे हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि अगले जितने भी टॉपिक हैं उनकी आप कह सकते हैं आज हम बेसिक पढ़ने लगे हैं। अगर ये बेसिक आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं, फिर आगे जितने भी टॉपिक उनको समझना आसान हो जाता है। फिर हम इस लेक्चर के अंदर कार्बोहाइड्रेट के थोड़े से पोर्शन को डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने थोड़े से जहन में रखने हैं, बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होने चाहिए इन 5-6 टर्म्स से रिलेटेड। तो सबसे पहली टर्म क्या है? अल्केन क्या होती है? अल्केन को हम डिफाइन करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ 2 किस्म के एलिमेंट से बना हो कि उसमें कार्बन हो, उसमें हाइड्रोजन हो, वो अल्केन कहलाता है। लेकिन इसकी भी आगे 2 शर्तें हैं। सबसे पहली कि उसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, और दूसरी शर्त यह है कार्बन कार्बन के दरमियान चूंकि डबल बॉन्ड भी बन सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यानी अगर हम अल्केन के स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे तो सपोज मैं 5 कार्बन वाला एक अल्केन ड्रा करता हूं। अच्छा, ये जो हमारे पास अल्केन है ये हाइड्रोकार्बन की चेन है। जब हम चेन की बात करते हैं तो इस चेन में एक कार्बन से लेके कई हजार कार्बन तक कार्बन मौजूद हो सकते हैं। तो हमारे पास अल्केन में सिर्फ हाइड्रोकार्बन की चेन है और इस चेन के अंदर एक से लेके कई हजार तक हमारे पास कार्बन हो सकते हैं। अच्छा, ये मैंने 5 कार्बन वाली चेन ड्रा की है। तो जब हम हाइड्रोकार्बन को ड्रा करेंगे तो बेसिकली कार्बन तो आ गया, दूसरा एलिमेंट इसमें कौन सा होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हम हाइड्रोजन लगाना शुरू। अब देखें जितने भी कार्बन हमने लगाए हैं और सब के अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो इसके साथ कितने, ये बार बार हम बात डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो इसके साथ एक बॉन्ड पहले बना हुआ है, तो बाकी 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, 2 इसके साथ लगेंगे, और ये 3 हो गए। तो ये हमारे पास एक 5 कार्बन वाला अल्केन ड्रा हो गया है। तो अल्केन बेसिकली हाइड्रोकार्बन की चेन है। नंबर 1 पहली शर्त इसकी ये होनी चाहिए, और दूसरी शर्त हर कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर अब किसी भी दूसरे एटम को अटैच करने की गुंजाइश नहीं है। सैचुरेटेड का लफ्ज़ मतलब है भरा हुआ, जिसके अंदर मजीद कोई चीज़ ऐड ना हो सके। हाँ, अगर हमने कोई चीज़ ऐड करनी है तो हम पहले हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, फिर उसकी जगह लगाएंगे। जब चीज़ भर जाती है, अगर उसमें मजीद चीज़ डालनी हो तो पहले से जो मौजूद चीज़ है उसको निकालना पड़ेगा। तो अल्केन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर अल्केन्स। उसके बाद अल्काइल ग्रुप क्या है? अल्काइल ग्रुप में यहाँ हमने अल्केन में 2 शर्तें कि हाइड्रोकार्बन की चेन, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। अगर हम अल्केन के आखिरी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप बन जाता है। यानी आप कह सकते हैं अल्केन और अल्काइल ग्रुप में क्या फ़र्क है कि इसमें 3 पॉइंट आ जाते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, उसके बाद जो कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, और इसमें आखिरी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो जिस वक्त हम R लिखेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि अल्काइल ग्रुप R से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। तो R बेसिकली जब भी R लिखा होगा तो आपने ये 3 पॉइंट जहन में रखने हैं कि ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, और इसमें तादाद कितनी हो सकती है? 1 से लेके कई हजार तक हो सकती है। दूसरा पॉइंट, कार्बन कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, और आखिरी कार्बन के साथ, अल्केन के आखिरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अल्केन, ये हमने एक अल्काइल ग्रुप बना लिया, 5 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप बना। तो चूंकि इसके आखिरी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये मजीद 1 एटम के साथ ऐड हो सकता है, 1 एलिमेंट या 1 एटम के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, इसके अंदर गुंजाइश है। तो आप ये कह सकते हैं R सिंगल बॉन्ड किसी भी एलिमेंट के साथ बना सकता है विद एनी एलिमेंट्स।
ठीक हो गया। तो अल्केन का कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप का कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। उसके बाद हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरफ आते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप बेसिकली क्या होता है, अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। तो चूंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप में इसमें दो एलिमेंट के साथ अटैच करने की गुंजाइश होती है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो इस ग्रुप को आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये ग्रुप बहुत दफ़ा इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होगा। अब आगे डिफरेंट कैटेगरीज कैसे बनती हैं। बेसिकली आर के साथ जब डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड्स की कैटेगरीज बनती हैं। जैसे सपोज मैं कहता हूँ आर के साथ हमने OH लगा दिया, आर के साथ हमने OH लगा दिया, तो ये अल्कोहल बन जाएगा। अगर कार्बोनाइल ग्रुप कि एक तरफ H हो दूसरी तरफ R हो तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ R हो दूसरी तरफ भी R हो तो ये कीटोन बन जाएगा। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ OH हो दूसरी तरफ R हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ R हो दूसरी तरफ OR हो यानी ऑक्सीजन बॉन्ड R, तो ये हमारे पास बन जाएगा एस्टर लिंकेज। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो R के साथ मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप जब अटैच होते हैं उनके अटैच होने से बनते हैं। अच्छा, इसको हम अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें यानी क्लोज फॉर्म में लिखें तो आप इसको ROH भी लिख सकते हैं, इसको RCHO भी लिख सकते हैं, ये एल्डिहाइड, इसको RCOR भी लिखा जा सकता है, इसको RCOOH भी लिखा जा सकता है और इसको ROCOR भी लिखा जा सकता है। तो आपने थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ याद रखने, बाकी तो सारे आसान हैं। ठीक है, COO अगर हो तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और अगर OCO हो तो ये एस्टर लिंकेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये पॉइंट आपने थोड़ा सा जहन में रखना है कि जब भी हम, हालांकि इसमें भी COO है इसमें भी COO है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट की वजह से एक डिफरेंट ग्रुप नज़र आते हैं, एक डिफरेंट ग्रुप नज़र आते हैं। तो अगर ये चीज़, ये टेबल आपको जहन में बैठ जाए, जितने भी लेक्चर आप सुने तो हमेशा पहले इस टेबल को पढ़ें, उसके बाद फिर आपने लेक्चर सुनना है, फिर आपको लेक्चर सुनना थोड़ा सा आपके लिए आसानी होगी लेक्चर को समझने के अंदर। जैसे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो आज हमारा है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की पहले हम डेफिनेशन करेंगे। तो डेफिनेशन इसकी ये केमिकल डेफिनेशन है, से डेफिनेशन तो काफ़ी अंदाज में की जा सकती है, इसकी केमिकल डेफिनेशन है। तो इसमें हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, जिसको हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए से जब तोड़ा जाता है तो बनने वाले जो कंपाउंड है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक सब यूनिट बनने चाहिए। यानी इसका तर्जुमा ये है, इसकी ट्रांसलेशन ये है कि बड़े बड़े पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को जब पानी के ज़रिए से तोड़ा जाता है तो पानी के ज़रिए से तोड़ने के बाद जो हमारे पास छोटे छोटे कंपाउंड बने वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होने चाहिए। पानी के ज़रिए से तोड़ना ये हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। यानी अगर हम हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन लिखें तो ये हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन इस तरह लिखी जा सकती है, हाइड्रोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल बाय यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के ज़रिए से किसी मैक्रो मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं तो वो हाइड्रो का मतलब पानी, लाइसिस तोड़ना, पानी के ज़रिए से तोड़ना। तो जब भी बड़े बड़े पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए से तोड़ा जाएगा, दे यील्ड का मतलब है प्रोड्यूस करना। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये डेफिनेशन बज़ाहिर मुश्किल नज़र आती है लेकिन है बड़ी आसान। तो अब हम ये समझेंगे इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का क्या मतलब है। इसको हम यहाँ थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं।
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का क्या मतलब। तो सबसे पहले आपको एल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और कीटोन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिर आप इसको समझ सकते हैं। हमने अभी यहाँ डिस्कस किया, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ H लगा हो, दूसरी तरफ R लगा हो, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ भी R हो, दूसरी तरफ भी R हो, तो ये कीटोन बन जाएगा। तो ये क्या है, ये एल्ड है, एल्डिहाइड है, ये कीटो है। क्लियर। अच्छा, R के अंदर हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ कार्बन वेरी करते रहते हैं, यानी एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास हमने एक ऐसा एल्डिहाइड लिया जिसमें R के अंदर 3 कार्बन है, और हमने एक ऐसा कीटोन लिया जिसमें एक R में 2 कार्बन है, दूसरे में सपोज मैं कहता हूँ 1 कार्बन है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड है। तो हमने कहा था R के अंदर एक तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। तो ये एक 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड हमने ड्रा कर दिया। इसी तरह यहाँ हम ड्रा कर लेते हैं H, यानी आपने कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है बाई हाइड्रोजन। तो यहाँ भी एक R ये ड्रा हो गया, एक 2 कार्बन वाला R ये ड्रा हो गया, तो ये एल्डिहाइड ड्रा हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो एल्डिहाइड भी हैं, वो कीटोन भी हैं। पहली शर्त पूरी होगी। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी को समझने से पहले, पॉलीहाइड्रोक्सी ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोक्सी एंड पॉली। हाइड्रोक्सी OH को कहा जाता है, जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कहते हैं, और पॉली का मतलब एक से ज्यादा। पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली ऐसा एल्डिहाइड जिसके साथ काफी सारे OH लगे हों वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब मिसाल के तौर पे जब हम OH लगाएंगे तो हमने कहा चूंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं अल्काइल ग्रुप, तो उस वक्त तक हम OH नहीं लगा सकते जब तक हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे। तो हमने काफी सारे OH एल्डिहाइड के साथ लगा दिए, तो ये क्या बन गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। इसी तरह यहां हमने काफी सारे OH लगा दिए, काफी सारे OH लगा दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। तो इसी तरह के जो कंपाउंड है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, जो बड़े बड़े हैं, जब उनको तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद जो छोटे यूनिट बने वो भी क्या होने चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक जो सब यूनिट होने चाहिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है। तो ये आपने अच्छी तरह इसको जहन में रखना है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहा जाता है, नाम से जाहिर है कि कार्बन के साथ अगर पानी लगा हो, क्योंकि H2O ये हाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रेट का मतलब क्या, वाटर। तो लफ्ज़ी मतलब ये है हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बन के साथ क्या लगा है, H2O। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सिर्फ 3 एलिमेंट होते हैं, 3 एटम्स नहीं, 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो सेम होती है जैसे पानी में। पानी में क्या है, H2O, यानी ऑक्सीजन के मुकाबले में हाइड्रोजन डबल है। ऑक्सीजन 1 है तो हाइड्रोजन डबल है। तो रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम एज इन वाटर। अगर आप देखें जो हमने अभी बात की कि ऑक्सीजन के मुकाबले में हाइड्रोजन क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। अब ग्लूकोज में देखें ऑक्सीजन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, तो ऑक्सीजन के मुकाबले में डबल है। अगर यहाँ देखें ऑक्सीजन 11 है सुक्रोज के अंदर, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये सुक्रोज का फार्मूला है, तो ऑक्सीजन 11 है, उसके मुकाबले में हाइड्रोजन डबल है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें रेशो पानी के अंदर जो होती है, जैसे H2O ऑक्सीजन हाफ होती है और आप कह सकते हैं हाइड्रोजन उसके मुकाबले में डबल होती है, 2:1 की रेशो होती है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उसमें ये रूल अप्लाई होगा, ऑक्सीजन के मुकाबले में हाइड्रोजन क्या होगी, डबल होगी। इस वजह से हम कह देते हैं कि कार्बन के साथ वाटर का मॉलिक्यूल अटैच है, कार्बोहाइड्रेट। तो इस वजह से इसका फार्मूला लिखा जाता है CxH2OY। जो X है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी जो तादाद है वो 3 से स्टार्ट होती है और कई 1000 तक जाती है। यानी जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है
वो 3 कार्बन वाला है। 2 कार्बन वाला कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। इसकी क्या रीजन है? अगर हम यहां थोड़ा सा देखें, इसको अगर अरेज कर दूं मैं, तो हमारे पास, अच्छा कीटोन की केस में तो 2 कार्बन वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर भी कार्बन की चेन है, इधर भी तो मिनिमम अगर एक कार्बन भी लगाएं तो 3। हाँ, एल्डिहाइड की केस में हो सकता है कि हमारे पास इधर H हो, इधर R, ये एल्डिहाइड बन गया, लेकिन R के अंदर हम कहते हैं सिंगल एक एटम हो, तो इस केस में 2 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल है अगर यहाँ, तो 2 कार्बन। लेकिन अगर मैं इसके साथ OH लगाऊं, क्योंकि हमने कहा कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है, कार्बोनाइल ग्रुप के अलावा बाकी जितने भी कार्बन होते हैं एल्डिहाइड के अंदर, उसके साथ OH लगा होता है, तो कार्बोनाइल इसके साथ तो OH लग नहीं सकता। अब सिर्फ इस कार्बन के साथ OH लगा है, लेकिन ये OH सिंगल है, लेकिन जब हम डेफिनेशन करते हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक जो OH है ये कभी भी पॉलीहाइड्रोक्सी हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है 2 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल ही नहीं है। और उसके बाद आगे हमारे पास जो इनमें X और Y है, ये सेम भी हो सकता है और X और Y डिफरेंट भी, यानी इनकी वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी। जैसे यहाँ अगर देखें C6H12O, अच्छा इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है C6H2O ब्रैकेट के अंदर 6, और इसको इस तरह लिखा जाता है C12H2O ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि जब 11 ब्रैकेट खुलती है तो 6 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो, तो ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू भी 6 है, तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 12 है लेकिन y की वैल्यू 11 है, तो x और y वैल्यू में सेम भी हो सकते हैं, x और y वैल्यू में डिफरेंट भी हो सकता है। उसके बाद आगे अकरेंस है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल के हर हिस्से में पाए जाते हैं। आगे एग्जांपल है जैसे सेलुलोज है, तो ये नेचर में कहाँ कहाँ होती है, जो कॉटन कपास है उसमें पाई जाती है, सेल वॉल ऑफ प्लांट, फंजाई एंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी सेल वॉल में होती है। जो हमारा पेपर है ये भी सेलुलोज से ही बना होता है। स्टार्च, सीरियल जितने भी अनाज हैं जैसे गंदम है, चावल है, मकई है, तो ये सारे के सारे इनके अंदर स्टार्चेज यानी कार्बोहाइड्रेट हैं। यानी जब आप चावल खा रहे हैं, गंदम खा रहे हैं या फिर मकई खा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कार्बोहाइड्रेट अंदर, यानी और वो कार्बोहाइड्रेट कौन से, स्टार्च है। रूट ट्यूबर्स, जो रूट्स के अंदर आप कह सकते हैं सब्जियां लगती हैं, जैसे आलू है, चुकंदर है, तो आलू के अंदर भी जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर है वो स्टार्च की शक्ल में स्टोर है। केन शुगर ये शुगर केन से हासिल होती है। अब थोड़ा सा अपने डिफरेंस याद रखना है, शुगर केन गन्ने को कहा जाता है, और उससे हासिल होने वाली जो शुगर है वो केन शुगर कहलाती है, जिसका नाम सुक्रोज है। और मिल्क शुगर, इसका नाम लैक्टोज है, तो ये मिल्क से हासिल होती है। तो ये काफ़ी सारी एग्जांपल है जो कॉमनली हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जरिए से होती है। आपने एक पॉइंट यहाँ ध्यान में रखना है कि फोटोसिंथेसिस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, और उसके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड है जैसे प्रोटीन है, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड है, वो बाकी केमिकल रिएक्शन के जरिए से कार्बोहाइड्रेट से बनाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस में ना प्रोटीन बनती है, ना लिपिड्स बनता है, ना फैट्स बनते हैं, ना न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। बाकी सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही बनाए जाते हैं बाई वेरियस केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद फंक्शन, आगे फंक्शन में 3 बड़े फंक्शन हैं जो आपकी बुक में डिस्कस। पहला स्ट्रक्चरल रोल, कि कार्बोहाइड्रेट सेल में चीज़ें बनाने का काम करते हैं, जैसे सेल वॉल ऑफ प्लांट, सेल वॉल ऑफ फंजाई, और काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट इस्तेमाल होते हैं, एक पार्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फंक्शनल रोल, यानी काम कैसे करते हैं, हमारी बॉडी में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है फूड के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट है, यानी बॉडी पहले कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी इस्तेमाल करेगी, जब वो कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी फिर लिपिड्स वगैरह की तरफ जाएगी। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट की वजह से कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनते हैं। बेसिकली कंजुगेशन का लफ्ज़ी मतलब है 2 मुख्तलिफ चीज़ों का मिलना। कंजुगेशन का मतलब क्या है, 2 मुख्तलिफ चीज़ों का। अगर 2 बड़े ग्रुप के कंपाउंड आपस में मिल रहे हैं तो ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते,
यानी जैसे अगर हम मोनोसक्राइड को मिला दें, चूंकि ये क्लास एक है, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को मिला दें, अब कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट क्लास है, लिपिड डिफरेंट क्लास है, तो दो डिफरेंट कैटेगरीज के जब मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे आपको यहाँ पिक्चर के अंदर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की डेफिनेशन नज़र भी आ रही होगी कि दो डिफरेंट कैटेगरीज के जब मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो बनने वाला मॉलिक्यूल कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहलाता है। उसके बाद ग्लाइको का वर्ड जब भी आएगा तो ये कार्बोहाइड्रेट से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ग्लाइको, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से मिले तो ग्लाइको प्रोटीन्स बनते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से मिले तो ये क्या बनते हैं, ग्लाइको लिपिड्स बनते हैं। आगे ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड्स का फंक्शन क्या, ये आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा। ये जितने भी एनिमल हैं, एनिमल के सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर का लफ्जी मतलब कि सेल के बाहर जो मटेरियल पड़ा होता है वो यूजुअली ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के शक्ल में होता है। या आप कह सकते हैं बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल के बाहर भी काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं कुछ बैक्टीरिया के अंदर, तो वो भी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से मिलके बनी है। और उसके बाद जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, तो मेम्ब्रेन्स के अंदर भी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड अटैच होते हैं। तो ये आपने तीन बड़े फंक्शन याद रखने हैं जो यहाँ मेंशन किए गए आपकी बुक में। पहला आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, पहला फंक्शन क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल सेल्स, सेल वॉल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल के बाहर जो मटेरियल है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना है। उसके बाद जितने भी मेम्ब्रेन है उनका एक पार्ट है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने हमेशा जहन में रखने हैं। और उसके बाद ये डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलाइसिस क्यों करते हैं इसकी रीज़न हम अगले यानी 2-3 लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे। ये रीज़न अक्सर ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहा जाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक बेस है अगले 3-4 लेक्चर को समझने की। और ये वाला जो हिस्सा है ये आपने अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि ऑनवर्ड जितना भी चैप्टर है वो इसी बिहाफ पे आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.